चाहूंगा, मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजेंद्र शुक्ला जी असली ब्राह्मण है कि नकली, उनसे पूछ लीजिएगा कैमरा लगा करके जाके। जब मिले तो पूछेगा ही, मैंने बोला है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश कांग्रेस उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे आज रीवा में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्थानीय मुद्दों को लेकर जिला प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे और आरोप लगाया। उन्होंने इस दौरान रीवा में नशे और अपराध सहित सरकारी जमीनों को बिल्डर्स को देने की बात कहते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी को याद करते हुए कहा कि अगर उनके जैसा कोई यहाँ होता तो ऐसा न होता। साथ ही उन्होंने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए मीडिया के माध्यम से पूछा कि राजेंद्र शुक्ला असली ब्राह्मण है या नकली। उपनेता प्रतिपक्ष कांग्रेस हेमंत कटारे आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा ने विधानसभा में ऐलान किया गया पूरा मध्य प्रदेश में चेक पोस्ट बंद कर दिए गए। सभी ने जमकर तालियां बजाई। चेक पोस्ट तो बंद कर दिया, लेकिन एक नया क्रम शुरू कर दिया। चेक पॉइंट का जहां मन पड़ा वहीं वसूलू शुरू कर दी। ये हाल है ट्रांसपोर्ट विभाग का। उन्होंने कहा कि ये कारपोर्ट लूट मची है। बेशकीमती जमीनें कौड़ियों के दाम पर बेची जा रही है। ये कांग्रेस के घर ईडी भेजते हैं। एक बार इनके घर ईडी पहुंच जाए तो अकेले रीवा में इतने मामले होंगे जितने देश में नहीं। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समाज सेवियों ने बताया कि परशुराम मंदिर को बीजेपी और प्रशासन के संरक्षण में तोड़ दिया गया। स्वयं मंदिर का भ्रमण किया, मंदिर का छत तक तोड़ दिया। ये धर्म की बात करते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं। जब दोबारा रीवा आऊंगा तो जो हो सके मंदिर के लिए करूंगा। धर्म की राजनीति नहीं करते। रीवा ब्राह्मणों की राजधानी कहलाती है। पंडित श्रीनिवास तिवारी याद आते हैं। अगर उनके जैसा कोई यहाँ होता तो यहाँ सब नहीं होता। राजेंद्र शुक्ल असली ब्राह्मण है या नकली? उपनेता प्रतिपक्ष कटारे ने कहा कि रीवा का गौरवशाली इतिहास रहा है। कुछ नेताओं की वजह से दिन प्रतिदिन कलंकित हो रहा है। आज आमजन के बीच बहस चल रही है। चर्चा है कि रीवा भविष्य में कोरेक्स सिटी होगा या समदड़िया सिटी। रीवा में नशा बढ़ रहा है और नशे की वजह से अपराध। मैं तो पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राजेंद्र शुक्ला जी असली ब्राह्मण है कि नकली, उनसे पूछ लीजिएगा कैमरा लगा करके जाके। जब मिले तो पूछेगा ही, मैंने बोला है। दूसरी बात, संवाद करने का मुझे अवसर मिला है। पहले मैं जो हमारा लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उन सबको प्रणाम करते हुए कहूँगा, क्योंकि चाहे कोरोना काल हो या कोई भी स्थिति हो, उस समय पे जब आप जान पे खेल करके फील्ड पे जाकर के रिपोर्टिंग करते हैं और अपनी कलम को ईमानदारी से लिखने का जो मापदा आपके अंदर है, मैं उस हौसले को भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि रीवा का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये गौरवशाली इतिहास जो है अब कुछ नेताओं की वजह से धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कलंकित हो रहा है। और कैसे हो रहा है, मैं सिर्फ आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप खुद भी सब बुद्धिजीवी हैं, आप भी इस चीज़ को अपना स्वतः आकलन कीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ। देखिए, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे साथ हमारे बड़े भाई अभय मिश्रा जी भी एमएलए, और हम लोग ताकत से लड़ाई लड़ते हैं सदन के अंदर। सदन के बाहर हमारे संगठन के सारे साथी, हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष, हमारे पड़ोसी जिले के जो अभी नवगठित हुआ है वहाँ के अध्यक्ष, प्रवक्ता जी, सब लोग हम लोग लड़ाई लड़ते हैं मिल करके। लेकिन आप रीवा के हैं, यदि कल्पना कीजिए, यदि सदन के अंदर, हाउस के अंदर, चलते सदन में यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदन का सदस्य ये कहे कि रीवा का नाम बदल के कोरेक सिटी रख दो, ऑन रिकॉर्ड हाउस में आ जाए ये बात, तो क्या ये रीवा के भविष्य के लिए, रीवा के जनमानस के लिए कोई अच्छा संकेत है क्या? आप विश्वास कीजिएगा, आज बहस ये चल रही है आम जनों में, चाहे मजाक में कह लें, चाहे किसी भी रूप में कह लें, लेकिन लोग चर्चा ये करते हैं कि रीवा अब कोरेक सिटी कहलाएगी भविष्य में या समदड़िया नगर कहलाएगा भविष्य में। ये चर्चा का विषय है। अब आप बताइए कि रीवा के विषय में इस तरह के जो रीवा का गौरवशाली इतिहास है उसको कैसे मिटाया जा रहा है, और यहाँ के नेताओं की इसमें सबकी संलिप्तता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी यहाँ पर कोई भी, आप देखिए नगर निगम का भी कोई, आप देखेंगे कोई सफाई अभियान चलता है, या कहीं भी आप किसी भी होटल या किसी भी ऐसी जगह चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोरेक्स की बोतलों के डब्बे खाली खोके भरे पड़े मिले होंगे, जबकि डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन और प्रिस्क्रिप्शन के बिना तो ये दवाई कोरेक्स उपलब्ध हो ही नहीं सकती। फिर ये यहाँ कैसे आ रही है? चलिए, कोई कह सकता है कि ये मध्य प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश की है। एक सेकंड के लिए मान लेते हैं उत्तर प्रदेश की, एक सेकंड की।
अब हमारे यहाँ के यहीं से उप मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिनसे बड़ी आशा और उम्मीद थी लोगों को, पर अब वो बची नहीं ज़्यादा। वो गए कहाँ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास गिड़गिड़ाने गए कि भाई हमारी मदद कीजिए। तो इससे एक संकेत स्पष्ट है कि उनको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तो भरोसा नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सीमाओं को सुरक्षित रखना यहाँ के मुख्यमंत्री का काम है कि उत्तर प्रदेश के, इतना तो शायद मैं समझता हूँ डिप्टी सीएम साहब निश्चित ही जानते होंगे। कई बार के विधायक के अनुभवी हम बोलते हैं, पर पता नहीं उनका अनुभव क्यों नहीं ऐसे मौके पर काम करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मदद मांग रहे हैं मध्य प्रदेश रीवा की, तो या तो आप त्याग पत्र देकर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़िए, या ये कह दीजिए कि मोहन यादव जी बिल्कुल सक्षम नहीं है किसी भी काम को यहाँ पे कर पाने के लिए, कानून व्यवस्था और नशे पे पाबंदी, तो फिर वैसा स्वीकार किया जाए। तो ये स्थिति है। और आप देख लीजिए हमारे ये पड़ोस का मऊगंज जो जिला है, वहाँ के विधायक तो पुलिस के सामने दंडवत होते हैं, जैसे श्री श्री को 1008 महाराज के सामने हम प्रणाम करते हैं, उस प्रकार से दंडवत होकर के बोलते हैं कि हम हमारी और अपने कार्यकर्ताओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी सरकार पे अविश्वास जता रहे हैं। ये एक सामान्य स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। और जब नशा बढ़ता है तो निश्चित ही नशा का पर्यायवाची है अपराध, क्राइम। नशा बढ़ेगा तो क्राइम भी बढ़ेगा। अब नशा चाहे कोरेक्स के रूप में बढ़े, चाहे गांजे के रूप में बढ़ रहा हो, चाहे घर घर शराब। पहले तो दुकानों का सिस्टम था, यहाँ तो सुना है कि गांव शराब उपलब्ध है। एक व्यक्ति गांव में ही अपना वो खोला हुआ है, वो भाजपा के संरक्षण में बैठता है और किसी व्यक्ति को दुकान तक जाना ही नहीं। इतनी आसानी कर दी है कि घर के अंदर ही शराब दी जा रही है। और दूसरी तरफ ये महिला सशक्तिकरण की बातें करते हैं, घर घर शराब बांट रहे हैं। नई एक्साइज पॉलिसी भी जो बन रही है वो इतनी खतरनाक बन रही है कि दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी तो उसके सामने फेल हो जाएगी। नहीं है, शब्दकोश में इसके है ही नहीं, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप तक पहुंचा सकूं। जो घटना भैरव बाबा मंदिर पर हुई थी 21 अक्टूबर को, और इस घटना में एक नव जो दंपत्ति था जिसका नव विवाह हुआ था, शायद 6 माह पूर्व विवाह हुआ था, वहां पर पति को पत्नी के सामने बांध करके 8 लोगों ने दुष्कर्म किया। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप वो गौर कीजिएगा कि दुष्कर्म किया, लेकिन दुष्कर्म कैसे किया? अपराधी जब कोई गलत कार्य करता है तो डरता है, गलत कार्य करके भागता है। लेकिन यहाँ पे दुष्कर्म कैसे होता है कि वो अपने मित्रों को फोन करता है और फोन करके बोलता है कि अच्छे मुर्गे फंसे हैं, जल्दी आ जाओ तो फायदे में रहो। मतलब उसके पास समय पर्याप्त है अपराध करने के लिए। पुलिस कलेक्टर का कहीं कोई भय नहीं है, वो अपने मित्रों को भी बुला रहा है कि तुम लोग आइए और तुम भी इसमें शामिल होइए। 8 लोग एक महिला के साथ गैंगरेप करते हैं, उसके पति के सामने। इस घटना को किस शब्दों में बयान किया जाए? इस दर्द को मेरे को नहीं लगता कोई शब्द है बताने के लिए। सिंगल पुलिस का व्यक्ति, इसमें लाइन अटैच नहीं हुआ, सिंगल। और जबकि मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं, पुलिस ने जांच को दबाया। इन लोगों ने और भी ऐसे अपराध किए हैं, क्योंकि ये आदतन अपराधी थे। इनको पता था वहां पर ऐसे कपल्स आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा सा समय व्यतीत करते हैं और ये ब्लैकमेल करते हैं। वो तो इनने हिम्मत जुटाई, पुलिस थाने गए और जाकर के अपराध दर्ज करवाया। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाएगा तो इनके और भी अपराध निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने तो धमकी दी थी कि कलेक्टर एसपी हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये कहा था। अब आप बताइए, ये अपराधियों के हौसले की मैं बात कर रहा हूँ कि अपराध करने वाले तो सब जगह हैं, लेकिन यहाँ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि न वो कलेक्टर को गिन रहे हैं, ना एसपी को गिन रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इसी जिले से आते हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, भाग्य है उनका। लेकिन उन्हीं के सरकारी अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल के अंदर एक बच्ची, इतना बड़ा आरोप लगा। अब आरोप, आप देखिए अभी तक क्या होता था कि आरोप लगता था और इन्वेस्टिगेशन होती थी, लेकिन यहाँ के पुलिस अधीक्षक को बाबा बागेश्वर धाम की शक्तियां प्रदत्त हैं। वो पहले ही बता देते रेप नहीं हुआ है। भाई आपको कैसे ज्ञान हुआ? बाकी जगह तो आप एफआईआर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन में आता है, यहाँ पे उन्होंने पहले ही बोल दिया रेप नहीं हुआ है। आपने कैसे बता दिया भाई पुलिस अधीक्षक जी? और यदि आप सब बता ही सकते हैं तो थाने बंद करो, फिर पुलिस अधीक्षक को बैठा लो, उन्हीं को न्यायाधीश मठाधीश सब बना दो और वही बता दिया करेंगे कि कहाँ क्या हुआ और कहाँ नहीं हुआ। फिर जांच की तो विषय खत्म हो गया। बच्ची ने आरोप लगाया, एक 13 साल की बच्ची झूठ बोलेगी क्या? हम छोटी बच्चियों को हमारे धर्म में ईश्वर देवी तुल्य मानते हैं, क्या 13 साल की बच्ची झूठ बोल रही है? तो एसपी ये कह रहे हैं। और बच्ची के खुले आरोप में मीडिया के समक्ष भी लगाए गए हैं। साफ साफ कहा कि एक नहीं 4-4, 5-5 लोग थे उसको
किस प्रकार से अस्पताल से सुनियोजित तरीके से लेकर के गए। लेकिन एसपी साहब ने पहले ही जांच घोषित कर दी। एसपी जो यहाँ के न्यायाधीश बन गए, मुझे ऐसा लग रहा है अब उनका प्रमोशन होना चाहिए, सीधे सीधे मांग की जानी चाहिए कि अब आपको हाईकोर्ट या कहीं प्रमोट कर दें, क्योंकि आप तो न्याय पहले दे रहे हो, आप तो ऑर्डर पहले निकाल दे रहे हो, जांच तो बाद में होती रहेगी। ये इस प्रकार की घटना यहाँ पर निरंतर हो रही है। और ये इसमें सबसे बड़ी बात जो है, अंदर की जो एक मामला है वो ये है कि जो डीन है, जो अधीक्षक जिनको कहते हैं, कोई मिश्रा जी हैं और ये इनके रिश्तेदार भी हैं। जो डिप्टी सीएम है उनके कहीं से रिश्तेदार हैं और उनको बचाने के लिए, क्योंकि नैतिक जिम्मेदारी तो सबसे पहले डीन की है कि आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर, जहाँ के गृह जिले के डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के अंदर एक नाबालिग बच्ची के साथ ऐसी घटना हो रही है, तो नैतिक जिम्मेदारी तो डीन की आनी चाहिए। मैं बोलता हूँ वो अपराधी नहीं है, लेकिन अपराध को रोकने का दायित्व उन्हीं का था और इस कारण उनको हटाया जाना चाहिए। कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो तो क्या करते हैं, सुना ऐसा है कि जब भी कोई पेशेंट आता है तो सरकारी अस्पताल से प्राइवेट नर्सिंग होमों में रेफर कर दिया जाता है। नर्सिंग प्राइवेट होम में सबके में पार्टनरशिप किसकी है? यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी की पार्टनरशिप। तो घूम फिर के मुनाफा किनको हो रहा है? स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके रिश्तेदारों को मुनाफा हो रहा है। कई ऐसे हॉस्पिटल है जो मुझे यहाँ बताया, और इनको प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहाँ घटिया क्वालिटी का इलाज होता है, बड़े पैमाने पे लूटा जाता है मरीजों को, और लूटने के बाद ये सारा पैसा 2 नंबर की